ज़रा सोचो कि आप किसी जंगल के बीचों बीच फंस जाओ और कुछ इंसानी मांस खाने वाले लोग आपके पीछे पड़ जाएं। वो एक के बाद एक आपके दोस्तों को बेदर्दी से मारते चले जाएं और आपकी उस जंगल से भागने की हर कोशिश नाकाम हो जाए। तो रॉन्ग टर्न सीरीज की ये पहली मूवी बिल्कुल इसी बारे में है। इस मूवी के आगाज में हम एक कपल को देखते हैं। वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में हिल क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच अब हेली से पहले ऊपर पहुंच जाता है। हेली अब रिच से कहती है कि मुझे भी ऊपर खींच लो, लेकिन रिच का कोई जवाब नहीं आता। उसी वक्त रिच उस चट्टान के किनारे पर आ गिरता है। रिच का खून अब हेली के फेस पर आ गिरता है। हेली एक ही जगह पर लटकी हुई थी और ये सब देख रही थी। अब अचानक कोई रिच की बॉडी को उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। वो जो कोई भी था, अब वो हेली को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। हेली अपनी रस्सी काट देती है और नीचे रिच की बॉडी के पास आ गिरती है। रिच को मरा हुआ देखकर हेली हद से ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन अब उसे अपनी जान भी बचानी थी। वो अपनी कार की तरफ जाने की कोशिश करती है, पर उसका पांव एक हुक वाली वायर के साथ फंस जाता है। उसी वक्त कोई बहुत तेजी से हेली को घसीट कर ले जाता है। वेस्ट वर्जीनिया में बहुत से लोग इसी तरह गायब हो रहे हैं। अब हमें एक आदमी क्रिस दिखाया जाता है। वो इंटरव्यू देने जा रहा था। क्रिस अब देखता है कि सामने ट्रैफिक जैम हो चुका है। एक ट्रक ड्राइवर क्रिस को बताता है कि 8 किलोमीटर दूर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ है और इसी वजह से लंबा ट्रैफिक जैम लग चुका है। क्रिस बहुत जल्दी में था, इसलिए वो अपनी गाड़ी वापस मोड़ लेता है। क्रिस किसी को कॉल करके बताना चाहता था कि मुझे आज देर हो जाएगी, लेकिन उसके मोबाइल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। क्रिस को एक गैस स्टेशन का बिलबोर्ड दिखाई देता है। कुछ दूर जाने के बाद वो उस गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है। उस जगह पर बहुत सी पुरानी गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन वो इलाका बिल्कुल सुनसान लग रहा था। क्रिस अब टेलीफोन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। वहां उस गैस स्टेशन का मालिक क्रिस को दिखाई देता है। वो बहुत ही अजीब आदमी था और क्रिस के रास्ता पूछने पर वो क्रिस को कुछ भी नहीं बताता। अब क्रिस को एक मैप नजर आता है। मैप में क्रिस को माउंटेन्स के बीच में से जाता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। वो ट्रैक सीधा हाईवे से कनेक्टेड था। क्रिस अब उस रोड की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ा आगे जाने पर वो रोड दो हिस्सों में बढ़ जाती है। गैस स्टेशन के मालिक ने क्रिस को कच्ची सड़क पर जाने का बताया था, इसलिए क्रिस ऐसा ही करता है। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाने के बाद क्रिस को एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। क्रिस का ध्यान भटक जाता है और वो एक कार से जाकर टकरा जाता है। वो कार कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की थी। वो सब फौरन वहां आ जाते हैं और क्रिस अब उन सब से माफी मांगता है। क्रिस उनका नुकसान भरने पर भी हामी भर लेता है। वो स्टूडेंट्स यहाँ कैंपिंग के इरादे से आए हुए थे, लेकिन उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया था। दिखने में साफ ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर इस बार वायर को रोड पर बिछाया था। जैसी अब कहती है कि रास्ते में हमें एक पेट्रोल पंप भी दिखाई दिया था, हम वहां जाकर किसी को कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्रिस बताता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं, मैं वहां से होकर ही आया हूँ। अब वो सब पीछे जाने के बजाय आगे की तरफ जाते हैं। एवन और फ्रांसिन कार के पास ही रुक जाते हैं। बाकी सब लोगों को बहुत अजीब चीजें दिखाई देती हैं। उन्हें एक मरा हुआ नेवला मिलता है और थोड़ी दूर जलती हुई आग भी दिखाई देती है, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक एवन गायब हो जाता है और फ्रांसिन अब परेशान होने लगती है। वो एमन को ढूंढने जाती है तो उसे एमन का शू मिलता है। उसके बाद फ्रांसिन को एक कटा हुआ कान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये एमन्स का कान है। अब अचानक एक बदसूरत सा अजीब आदमी फ्रांसिन को दबोच लेता है। दूसरी तरफ बाकी सब लोग चलते चलते रोड के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां एक कैबिन नजर आता है। उस कैबिन के आसपास बहुत सारी गाड़ियां थीं। अब वो सब कैबिन के दरवाजे तक आ जाते हैं। वो लोग आवाज लगाते हैं कि क्या कोई यहाँ पर है। जवाब ना आने पर क्रिस कैबिन के अंदर चला जाता है और बाकी सब लोग भी उसके पीछे चलकर अंदर आ जाते हैं। उन सबको वहाँ बहुत अजीब चीजें दिखाई देती हैं। उस जगह पर बहुत ज्यादा स्मेल थी और हर जगह इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े थे। उस कैबिन के अंदर वही बार वायर्स भी पड़ी थीं जिससे उनकी कार को पंक्चर किया गया था। वो सब लोग घबरा कर उस कैबिन से भागने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें सामने से कुछ अजीब लोग आते हुए दिख जाते हैं। अब वो सब कैबिन के बैक साइड वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सील्ड था। अब वो सब उसी कैबिन में छुप जाते हैं। वो अजीब लोग जब कैबिन में एंटर होते हैं तो उन्होंने फ्रांसिन की लाश को उठाया हुआ था।
फ्रैंसिन को बड़ी बेदर्दी से मारा गया था और अब वो जंगली दरिंदे उसकी लाश को काटना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर छुपे हुए सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्होंने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद उन जंगली लोगों को नींद आ जाती है और अब ये सब मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। ये सब लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत ज्यादा कार्स थी और इन लोगों का इरादा था कि शायद कोई गाड़ी चलने के काबिल हो जिस पर बैठकर हम सब इस खतरनाक जगह से निकल जाएं। दूसरी तरफ जंगली लोगों में से एक ने इन सबको वहां से जाते हुए देख लिया था, इसलिए अब वो जंगली लोग भी इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग अब गाड़ियों को चेक कर रहे थे कि अचानक इन्हें एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। उस ट्रक में वही 3 जंगली भाई थे। उनका नाम वन आई, सॉटूथ और थ्री फिंगर था। ये तीनों कोई डिसेबल म्यूटेंट्स थे जो इंसानों को खाते थे और कई सालों से इसी जंगल में रह रहे थे। अब क्रिस उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि बाकी सब उन्हीं 3 जंगली लोगों का ट्रक लेकर जा सकें। उनमें से एक आदमी क्रिस पर अपनी बंदूक से निशाना लगाता है और गोली क्रिस की टांग पर जा लगती है। थ्री फिंगर और वन आई अब क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। तभी स्कॉट उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अब वो स्कॉट के पीछे भागने लग जाते हैं। कार्ली और जैसी अब क्रिस को उठाकर ट्रक की तरफ जाते हैं। उस ट्रक का दरवाजा खुलते ही अंदर से एमिन की लाश बाहर आ गिरती है। अब ये तीनों ट्रक को चलाकर स्कॉट को ढूंढने निकलते हैं। जब उन्हें स्कॉट दिखाई देता है तो वो उसे फौरन ट्रक में आने का बोलते हैं, लेकिन तभी सॉटूथ स्कॉट के पीछे से आकर उसके पेट में एक नोकीला तीर घुसा देता है। वो अब ट्रक पर भी निशाना लगाता है, लेकिन क्रिस, जैसी और कार्ली ट्रक लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो ट्रक को रोड पर काफी देर चलाते रहते हैं और अब सामने रास्ता बंद था। उनके पास ट्रक को छोड़कर आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। थोड़ा आगे उन्हें एक लाइट टावर दिखाई देता है। वो सब उसमें चले जाते हैं। उस लाइट टावर से देखने पर हर जगह जंगल ही जंगल दिखाई देता है। वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स भी पड़ा था जिसका यूज करके वो दोनों लड़कियां क्रिस को फर्स्ट एड देती हैं। उन्हें अब वहाँ एक रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। उस रेडियो की मदद से वो तीनों हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त क्रिस उन 3 जंगलियों को वहां आता हुआ देख लेता है। वो अब चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन रेडियो पर अब एक रिप्लाई आने लगता है। इसे सुनकर वो तीनों जंगली समझ जाते हैं कि भागे हुए तीनों लोग उस टावर में हैं। वो जंगली अब टावर पर चढ़ने के लिए भागते हैं। ये सब देखकर क्रिस टावर में आने का रास्ता बंद कर देता है। वहां मुकम्मल खामोशी छा जाती है और तभी उन्हें धुएं की स्मेल आती है, यानी उन जंगलियों ने टावर को आग लगा दी थी। कार्ली अब टावर से कूदने लगती है, लेकिन क्रिस उसे रोक लेता है। अब क्रिस देखता है कि नीचे दरख्तों की टहनियों पर कूदा जा सकता है। अब वो तीनों वहां से कूद जाते हैं। तीनों जंगली दरिंदे उन्हें देख लेते हैं और थ्री फिंगर अब तेजी से दरख्त पर चढ़ने लगता है। वो तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अचानक आकर कार्ली को कुल्हाड़ी से काट देता है। जैसी रोने लग जाती है, लेकिन क्रिस उसे अपनी बाहों में लपेट लेता है। थ्री फिंगर अब ऊपर आने लगता है और वो दोनों बहुत चालाकी के साथ एक प्लान बनाते हैं। जैसे ही थ्री फिंगर उनकी तरफ बढ़ता है, क्रिस और जैसे दरख्त की टहनी खींच लेते हैं। थ्री फिंगर उस ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। अपने भाई की हालत देखकर बाकी दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं। क्रिस अब जैसी को लेकर एक झरने के पीछे चला जाता है। वो लोग रात उसी जगह पर गुजारने का फैसला करते हैं। जैसी अब क्रिस को बताती है कि कुछ ही टाइम पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से मैं हर वक्त उदास रहती थी। मेरे ये सब दोस्त मुझे एंजॉय करवाने के लिए यहाँ लाए थे और मेरी वजह से वो सब भी मारे गए। अब सुबह उन दोनों को सामने एक सड़क दिखाई देती है। वो नीचे उतरने का सोच ही रहे थे कि सॉटूथ वहां आ जाता है। वो क्रिस को ढलान से धक्का दे देता है और जैसी को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। क्रिस भागता हुआ बड़ी मुश्किल से रोड तक पहुंचता है तो उसे एक शेरिफ की कार दिखती है। वो फौरन उस कार के सामने आ जाता है। ये वही ऑफिसर था जिसने पिछली रात इन सबको रेडियो पर सुना था। क्रिस उसे सब समझाने लगता है, पर तभी एक तीर उस ऑफिसर की आंख पर आ लगता है। वो ऑफिसर उसी वक्त मारा जाता है और क्रिस अब उसकी कार में छुप जाता है। सॉटूथ वहां आकर उस पुलिस वाले को उठाने लगता है। तभी क्रिस कार के नीचे छुप जाता है। अब सॉटूथ उस ऑफिसर की लाश को उसी की कार में रखता है और कार लेकर अपने कैबिन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें कैबिन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर जैसी को बांधा हुआ था।
और थ्री फिंगर उसे काटने ही वाला था कि वहां साटोथ गाड़ी लेकर आ जाता है। अब थ्री फिंगर उस ऑफिसर की लाश को कैबिन तक लाने में मदद करता है। वो अब उस शेरिफ की डेड बॉडी को काटना शुरू कर देते हैं। अब थ्री फिंगर जैसी को काटने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी क्रिस कैबिन के दरवाजे को आग लगा देता है। वो शेरिफ की कार से साटूथ को भी कुचल देता है। अब वो जैसी को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है। वो दोनों मिलकर उसकी खोपड़ी में एक नोकीला रॉड घुसा देते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि कितना सब होने के बावजूद वो जंगली लोग मर नहीं रहे थे। क्रिस अब कैबिन से बाहर जाता है और गाड़ी का गैस कंटेनर खोल देता है। उसके पास सिर्फ एक ही गोली थी और अब वो उस गोली की मदद से पूरे कैबिन को उड़ा देता है। क्रिस और जैसी अब वहां से निकल जाते हैं। वो सबसे पहले उस गैस स्टेशन पर जाते हैं जहां पर उन्होंने इस खौफनाक जगह पर आने का मैप देखा था। क्रिस अब उस मैप को फाड़ देता है ताकि कोई भी इंसान यहां आने की गलती ना कर सके। मूवी की एंडिंग में एक पुलिस ऑफिसर उस कैबिन वाली जगह पर दिखता है, लेकिन वहां अभी भी वो तीनों जंगली भाई जिंदा थे और वो उस ऑफिसर को मार देते हैं। इस तरह सस्पेंस एंडिंग के साथ रॉन्ग टर्न का ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है।